Welcome to all of you in Sanwar Physics classes. In today's lecture of class 10th electricity, we will study about the combination of resistances in series and parallel, and we will find equivalent resistance in series combination. ओके तो इस लेक्चर में देखिए मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं कुछ सिंबल्स, इलेक्ट्रिक सिंबल्स। जो रेसिस्टेंस का सिंबल होगा, देखिए रेसिस्टेंस का सिंबल होता है ये ऐसे करके, जो क्रॉस ऐसे ओवर जो हम बनाएंगे ये रेसिस्टेंस का सिंबल है। और सर्किट में जो वोल्ट मीटर होगा, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए लगाएंगे, इसका सिंबल होगा हमारा V, और ये प्लस माइनस इसमें दो टर्मिनल होंगे, ठीक है। और ऐसे ही अमीटर होगा जो कि करंट को मेजर करने के लिए लगाएंगे। अमीटर को हमेशा सीरीज में लगाएंगे, सीरीज पैरेलल में समझाऊंगा अभी। अमीटर ऐसे, वोल्टमीटर पैरेलल में लगेगा। वोल्टमीटर कैसे कनेक्ट होता है सर्किट में, पैरेलल, और अमीटर कैसे कनेक्ट होता है सीरीज, ठीक है। और इसके बाद से हमारा होता है ओपन स्विच। तो ओपन स्विच अगर कहीं पर ओपन होगा तो हम इसके बीच में कोई डॉट नहीं होगा, खाली ऐसे स्विच बनाएंगे, सिंपल सा हम ऐसे करेंगे, ये हमारा स्विच होगा, ठीक। अगर स्विच क्लोज्ड है या ओपन स्विच है, ओपन की भी हम इसको कहेंगे, क्लोज्ड की, ठीक, स्विच ही मानिए आप, तो क्लोज्ड की में आपका बीच में हम ऐसे डॉट दिखाएंगे, ठीक। ये इलेक्ट्रिक सिंबल है। और इसके बाद से रिहोस्टेट, हमें जरूरत अगर हम पढ़ेगी आपकी क्लास में रिहोस्टेट, तो रिहोस्टेट जो होता है सिंबल हमारा वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है, या तो ऐसे शो होता है रेसिस्टेंस पे एक एरो लगा करके, या फिर हम ऐसे रेसिस्टेंस बना के ऐसे इस पर ऐसे कनेक्ट दिखाएंगे। ये रिहोस्टेट का सिंबल है, ठीक है, RHE रिहोस्टेट, ठीक है। ये क्या है हमारा रिहोस्टेट। और इलेक्ट्रिक इसमें आपके पास इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब का सिंबल आपको बहुत पहले से ही पता है। तो बल्ब के लिए हम क्या करते हैं जनरली, हम ऐसे, ये हमारा बल्ब का सिंबल है, ठीक। तो ये जो इलेक्ट्रिक, ये मैंने सिंबल बता लिए, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, आप एनसीईआरटी से भी नोट कर सकते हैं। 10th की एनसीईआरटी में और भी सिंबल कोई होगा तो वो आपको मिल जाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, जो भी सिंबल की हमें जरूरत पड़ेगी उसको हम कनेक्ट करते रहेंगे, ठीक। तो हम ये बताते हैं कि जो रेसिस्टेंस है, जो रेसिस्टर होंगे, रेसिस्टेंस जो आपके रेसिस्टर बनेंगे जनरली एलॉय से हम बनाते हैं, ठीक है। तो एलॉय जो है आपका कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन, ऐसे रेसिस्टर्स हम बनाते हैं मेनली, ठीक है। तो अगर मेरे पास मान लीजिए दो रेसिस्टेंस हैं R1 और R2, मान लीजिए तीन रेसिस्टेंस हैं, एक है R1, ऐसे हम रेसिस्टेंस को ऐसे शो करेंगे मैंने बताया, दूसरा एक रेसिस्टेंस है मेरे पास R2, और तीसरा एक रेसिस्टेंस है R3। तो इनको आपस में कनेक्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल। तो पहला आप सीरीज में इनको कैसे कनेक्ट करेंगे इसको समझिए, दूसरा फिर हम बताएंगे आपको पैरेलल में कनेक्ट करते कैसे। तो सीरीज के लिए बहुत ही सिंपल सा है, देखिए जब हम इन रेसिस्टेंसेस को, या रेसिस्टर्स भी हम कह सकते हैं, रेसिस्टर्स को या रेसिस्टेंसेस को एंड टू एंड कनेक्ट करेंगे, यानी कि इनके हर एक सिरे को, सिरे मींस किनारे को, एक के दूसरे किनारे को दूसरे के पहले किनारे से ऐड कर दो, और दूसरे किनारे को तीसरे के पहले से ऐड कर दो, यानी कि एक का दूसरा एंड दूसरे के पहले से कनेक्ट कर दो। मैं करके दिखाता हूं तब आपको समझ में आएगा। जैसे पहला रेसिस्टेंस मैंने R1 ले लिया, इसमें भी दो एंड होंगे, एक ये वाला एक ये वाला। तो आप क्या करना है, आपको इसके ये वाले एंड को दूसरे के इस एंड से कनेक्ट कर दो। तो R2 को आप यहीं पर से कनेक्ट कर दो, ये R2 कनेक्ट कर दिया हमने ऐसे। फिर R3 को आप यहां पर कनेक्ट कर दो, ये R3। तो रेसिस्टेंस में हमने क्या क्या करा, एंड टू एंड, यानी कि एक के किनारे को दूसरे के किनारे से ऐसे ऐड कर दें सीरीज में, ठीक, एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं, यानी कि एक के अगले किनारे को दूसरे के, फर्स्ट मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया रेसिस्टेंसेस का, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक। अब ऐसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझिए आप। इसमें हम क्या करेंगे, हर एक रेसिस्टेंस को आपके सेम कॉमन पॉइंट से जोड़ेंगे। कैसे, इस रेसिस्टेंस के जितने भी ये वाले एंड हैं, ये वाले,
किसी एक सेम कॉमन पॉइंट से जुड़ जाए, या सिंपल एक कॉमन पॉइंट से, और ये वाले जो दूसरे वाले किनारे हैं इनके, ये दूसरे कॉमन पॉइंट से जुड़ जाए, तो उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। तो जब तक मैं करके आपको शो नहीं करूंगा आपको समझ में नहीं आएगा। तो कैसे, देखिए पहला कोई एक रेसिस्टेंस मैंने R1 ले लिया, ये मैंने रेसिस्टेंस R1 ले लिया। अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं इन तीनों के जो किनारे हैं सेम कॉमन पॉइंट से जोड़ता हूं, तो देखिए मैंने क्या किया, एक रेसिस्टेंस ऐसे ले लिया R2, इस बार मैंने ऐसे लिख दी, एक रेसिस्टेंस तीसरा ये मैंने ले लिया R3, ठीक है, R1 R2 और R3 ले लिए। अब इनके जो ये वाले हैं इनको एक ही पॉइंट से जोड़ने के लिए मैं इसको भी ऐसे ले आया, इसको भी यहीं पर जोड़ दिया, इसको भी एक ही पॉइंट पर जोड़ दिया। देखिए मैंने तीनों के जो किनारे हैं, ये वाले किनारे जो थे एक सेम कॉमन पॉइंट से जोड़ दिए, ऐसे ही इन तीनों को भी एक ही सेम कॉमन पॉइंट से जोड़ दो। तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया, इसको भी इसी पॉइंट से जोड़ दो, इसको भी इसी पॉइंट से जोड़ दो। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना, रेसिस्टेंस तीनों आपस में जुड़ गए। तो जब हर एक रेसिस्टेंस का एक कोई पॉइंट सेम कॉमन पॉइंट से, एक एंड सेम कॉमन पॉइंट से हर एक रेसिस्टेंस का, और दूसरा एंड दूसरे सेम कॉमन पॉइंट से जुड़ जाता है, तो इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो अभी हमने तीन जोड़ के दिखाए। अगर मैं दो रेसिस्टेंस R1 R2 को पैरेलल में ऐसे भी जोड़ सकता हूं, देखिए एक मैंने R1 ले लिया, एक मैंने क्या ले लिया R2। तो जरूरी नहीं कि ऐसे तिरछाई हम इसको शो करें, उसमें कोई बात नहीं, ऐसे कनेक्ट कर दो। देखिए ये पॉइंट पर, इसको भी यहां ले आया, इसको भी इस पॉइंट पर जोड़ दिया, ऐसे ही इस पॉइंट पर, इसको भी इस पॉइंट पर ले आया और इसको भी इस पॉइंट। तो पॉइंट ए और बी के बीच में दोनों रेसिस्टेंस कैसे हैं, पैरेलल है। ऐसे ही यहां पर पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में दोनों रेसिस्टेंस कैसे हैं, सीरीज है। पॉइंट का होना बहुत जरूरी है, जिसको आप आगे बाद में समझेंगे। पॉइंट पे डिपेंड करेगा, जिन दो पॉइंट पे आपने रेसिस्टेंस जोड़े हैं वहां पर वो कैसे ऐड है। तो इस पॉइंट पर तीनों को एक एंड मिल रहा है, इस पॉइंट पर तीनों को एक एंड मिल रहा है, इसलिए ये पैरेलल है। और ये कैसा है, अभी पैरेलल है। ये इस पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कैसे हैं, सीरीज है। तो अभी तो हमने आपको इतना ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। आगे जब हम देखेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वगैरह, जब हम देखेंगे आगे, तो हम कभी देखेंगे कि मान लीजिए तीन रेसिस्टेंस कभी ऐसे जुड़े हैं, ये, तो अब इसमें कैसे होंगे। तो ए और बी अगर ये पॉइंट है, तो ए और बी के बीच में ये दो सीरीज होंगे। ये दो कैसे होंगे, सीरीज। तो इसका अगला एंड जो है इसके डायरेक्ट इसके दूसरे एंड से जुड़ गया, वही वायर है। एक ही वायर में जब रेसिस्टेंस होते हैं तो तब भी हम उसको सीरीज कहेंगे। और ये वाले यहां पर देखिए, ये और ये तो डायरेक्ट एक ही वायर से जुड़े हैं, और ये क्या है, अलग वायर से जुड़ा हुआ है। तो जब अलग अलग वायर होंगे तो पैरेलल, और एक ही वायर में अगर रेसिस्टेंस जाएंगे तो सीरीज। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम आगे डिटेल में करेंगे। अभी आपने सीरीज और पैरेलल जो मैंने पहले समझाया उसको समझ लिया होगा। तो मैं इसको यहाँ पर रफ कर रहा हूँ, आप, मैंने उसको मिटा दिया, उसका पहले उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसको बना लीजिएगा, सीरीज और पैरेलल को। ओके, नेक्स्ट जो हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। तो यहाँ पर हम तीन रेसिस्टेंस ले रहे हैं, तो मान देखिए, और उनको मैं सीरीज में जोड़ूंगा। पहले आप फिगर को समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए मैंने ये सर्किट में यहाँ पे बना देता हूँ। ये एक रेसिस्टेंस R1 ले लिया, और इससे दूसरे रेसिस्टेंस R2 को सीरीज में जोड़ दिया है, और तीसरा एक और रेसिस्टेंस लेकर के R3, और जो मैंने तीसरा रेसिस्टेंस लिया यहां से R3, ऐसे ये तीन रेसिस्टेंसेस मैंने कैसे जोड़ दिए हैं, R1, R2 और R3, तीन रेसिस्टेंस ले लिए। ये तीनों रेसिस्टेंस को मैं सीरीज में जोड़ दिया। अब मैं इनको जोड़ देता हूं एक बैटरी से। किससे, बैटरी से। ये मैंने बैटरी ऐड कर दी तीनों रेसिस्टेंस के अक्रॉस। अब फिगर समझ लीजिएगा, फिगर से ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट आपको समझ में आएगा, प्लस माइनस, ठीक है। अब जो ये तीनों रेसिस्टेंसेस हैं सीरीज में है, यहां से जो जाएगी बैटरी से, यहां पर मैंने एक स्विच दिखा दिया, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा।
और मान लीजिए ये इसमें करंट आई क्या हो रही है आपकी इस सर्किट में फ्लो होने लग गई। तो क्या होता है, ये जो करंट होती है ये सीरीज में हर एक रेसिस्टेंस से सेम करंट फ्लो होती है। यहां पर भी करंट आई, जितनी करंट बैटरी से मान लो आई करंट जा रही है तो जितनी करंट यहां पर जाएगी उतनी ही इस रेसिस्टेंस के बाद यहां पर पास होके जाएगी, ये आपको नोट करना है। फिर उतनी ही करंट यहां पर मिलेगी आपको आई, और उतनी ही करंट फिर आपको यहां पर सर्किट में कितनी करंट मिलेगी, आई करंट यहां से पास होगी। ठीक, लेकिन दूसरा क्या होता है, जब कभी भी इस रेसिस्टेंस में, रेसिस्टेंस अगर रास्ते में आता है करंट के, तो उस करंट के अक्रॉस ओम्स लॉ से कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है V इक्वल टू आई आर। यानी कि अगर यहां से आपने 12 वोल्ट की वोल्टेज दी है तो आपके 12 में से जितनी करंट जाएगी इनटू जितना इसका रेसिस्टेंस होगा उतनी वोल्टेज को ये खा लेगा, ड्रॉप हो जाएगा, उतनी वोल्टेज यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, यूज हो जाएगी वोल्टेज ड्रॉप। तो ये R1, R2 और R3 अगर तीनों ही अलग अलग हैं तो इन तीनों में अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा इस रेसिस्टेंस में, वो ओम्स लॉ से देखिए V इक्वल टू आई आर होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई R1 वोल्टेज ड्रॉप। यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, इसके अक्रॉस रेसिस्टेंस R2 में V2 इक्वल टू आई R2। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। और ऐसे ही इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, V3 इक्वल टू आई R3। तीनों में अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। अब तीनों में अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसको जानने के लिए हमें कैसे पता चलेगा, हम क्या करेंगे, सर्किट में वोल्ट मीटर एक होगा डिवाइस जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, उसको ऐड करके दिखाएंगे आपको। और करंट मेजर करने के लिए हम क्या ऐड करके दिखाएंगे आपको, अमीटर। मैं आपको सर्किट में आगे ऐड करके ओके। तो यहां तक आप समझ गए। इसमें वोल्टेज ड्रॉप मैंने कहा आई R1, इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना कहा, आई R2, और इसमें कितना कहा, आई R3। तो इसको देखने के लिए देखिए वोल्ट मीटर को हम इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्ट मीटर जोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में जुड़ता है। तो इसके अक्रॉस अब यहाँ पर ये रेसिस्टेंस है, मैं आपको यहाँ पर शो करके दिखा देता हूँ। अगर ये रेसिस्टेंस है तो मुझे इसके अक्रॉस पैरेलल में वोल्ट मीटर कैसे जोड़ूं, तो पैरेलल के लिए मैं एक और वायर लूंगा, उसमें ये वोल्ट मीटर को ऐसे जोड़ूंगा। तो इन दोनों के सेम कॉमन पॉइंट, दोनों का ये वाला रेसिस्टेंस का ये वाला किनारा, वोल्ट मीटर का ये किनारा सेम कॉमन पॉइंट, रेसिस्टेंस का ये किनारा, वोल्ट मीटर का ये किनारा सेम कॉमन पॉइंट से जुड़ जाए तो ये पैरेलल हो गया। जो हुआ नहीं हुआ आपको हम बाद में जब लैब में प्रैक्टिकल करके भी दिखाने, या मैं आपको अगर यहाँ पॉसिबल हो पाएगा तो प्रैक्टिकली भी हम ओम्स लॉ को करने की कोशिश करेंगे। मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो देखिए इसके अक्रॉस में कैसे जोड़ूं वोल्ट मीटर को पैरेलल। तो भाई ये तो रेसिस्टेंस के दो एंड मान लो, यहां से एक वायर उठाओ, ये V1, ये मैंने वोल्ट मीटर जोड़ दिया। ठीक, ये करंट के लिए आई सिंबल दिखा रखा है। अब देखिए ये प्लस है तो ये प्लस टर्मिनल से जुड़ जाएगा और ये माइनस। ऐसे R2 के अक्रॉस भी ये करंट आई दिखा रही, यहां भी एक वोल्ट मीटर जोड़ दो V2, ये हमने वोल्ट मीटर जोड़ दिया यहां पर V2। ठीक हो गया, ये वोल्ट मीटर हमारा V2 यहां पर कनेक्ट हो गया। ऐसे इसमें भी वोल्टेज कुछ अलग होगी तो यहां पर भी वोल्ट मीटर शो कर लीजिए। ये आपको मेरे ख्याल से आपके एनसीईआरटी में भी ये फिगर मिल जाना चाहिए। ठीक, ये हमने वोल्ट मीटर। अब इस सर्किट की करंट तो एक ही है ना, करंट तो डिवाइड हो नहीं रही है, तो एक अमीटर जोड़ना पड़ेगा जो हमें करंट बताएगा इस सर्किट में करंट कितनी है। प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए अमीटर हमेशा सीरीज में जुड़ता है। तो तीन रेसिस्टेंस जुड़े हुए हैं, इन सबके सीरीज में, यानी कि जो इस सिस्टम चल रहा है पूरा इसी के सीरीज में यहां पर को इसी वायर में एक अमीटर आप जोड़ दीजिए। ये अमीटर, ये प्लस है तो अमीटर का ये वाला एंड ध्यान दीजिएगा प्लस से, और माइनस वाला माइनस से कनेक्ट होगा। और इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई इस सर्किट में। आपको समझ में आया। और एक वोल्ट मीटर हम इन तीनों रेसिस्टेंस के अक्रॉस भी लगा सकते हैं, तो उसको लगाने की जरूरत नहीं, वो फिर पूरा आपके इन तीनों की वोल्टेज को बताएगा। कैसे, आप यहां से लेकर के यहां तक पूरा एक वोल्ट मीटर लगा, ऐसे भी आप लगा सकते हैं। तो सर्किट आपका काफी कॉम्प्लिकेटेड
हो सकता है। तो इस केस में मैं क्या कर रहा हूं, पहले आप ये सर्किट भी बना सकते हैं, जितना आप ज्यादा मेहनत करेंगे उतने अच्छे से समझेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये V1 IR1 V2 IR2 V3 IR3 को यहां पर आपके लिए मिटा दे रहा हूं, नहीं तो उससे सर्किट हमारा काफी कॉम्प्लिकेटेड शो हो रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर एक वोल्टमीटर मैंने ऐसे लगा दिया, जो कि कहां लगा है जरा ध्यान से देखिए, तो ये सब के, ये पूरे वायर के यहाँ पर, यानी कि तीनों की वोल्टेज को बताएगा। जो V होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर वोल्टेज पड़ेगा। ठीक, तो इतना आपको समझ में आया होगा। सर्किट अगर आप समझ गए तो आगे बहुत ही सिंपल ये हो जाएगा। ठीक, तो मैंने क्या किया, मैं आपको फिर से शॉर्ट में बता रहा हूं। मैंने 3 रेसिस्टेंस लिए हैं, R1 R2 R3, और क्या किया मैंने, उनको तीनों रेसिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया। पहले देखिए जल्दी से मैं आपको फिगर ड्रॉ करके दिखाऊं। R1 R2 R3 तीनों को सीरीज में कनेक्ट करो, R1 R2 R3 को। अब क्या करना है, कुछ नहीं, एक 20 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दो। ये कनेक्ट कर दी, की लगा दी हमने यहाँ पर एक, ये इसका ये डॉट बनाने का मतलब कि आपकी क्लोज है, यानी कि सर्किट चल रहा है। ठीक, प्लस माइनस, अगर हम यहाँ से डॉट हटा देंगे तो इसका मतलब सर्किट में करंट ही फ्लो नहीं होगी, आपने स्विच ओपन कर दिया है, हटा दिया यानी कि बंद कर दिया, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक, तो की लगा दी, करंट गई। मैंने कहा इसमें कुछ अलग वोल्टेज होगी, तो वोल्टेज नापने के लिए एक वोल्टमीटर लगा दो, V1 प्लस माइनस, यहाँ एक वोल्टमीटर लगा दो V2, इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, और यहाँ एक वोल्टमीटर लगा दो V3 ये। और करंट क्या रहती है सीरीज में, सेम रहती है I, ये मैंने आपको बताया। और करंट को मेजर करने के लिए हमने क्या लगा दिया, एक अमीटर प्लस माइनस। तो बहुत सिंपल है। ठीक, तो जो मैंने किया है इसी को हम थोड़ा सा मैं आपको लिख करके यहाँ पर शो करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फिगर का। ओके, जो मैंने यहाँ पर लिखा आप इसको समझिए। देखिए मैंने क्या लिखा है, लेट अस कंसीडर 3 रेसिस्टेंसेस R1 R2 एंड R3। R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट हैं अक्रॉस अ बैटरी ऑफ V वोल्ट। किसके कनेक्ट अक्रॉस है, कनेक्ट हैं एक V वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस। फिर हमने बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन हमें लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन मेन पॉइंट हम लिखेंगे, स्टार बना के मैंने मेन पॉइंट लिख दिया, इन सीरीज यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट रिमेन्स सेम अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस। आपको ये पता होना चाहिए यहां से, सीरीज में जो करंट होगी वो सेम होगी अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस के, हर एक रेसिस्टेंस में करंट यानी कि I सेम होती है, ये पॉइंट मैंने लिखा। एंड वोल्टेज इज डिवाइडेड अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस, हर एक रेसिस्टेंस में वोल्टेज क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अब डिवाइड का मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है कि टोटल वोल्टेज 8 है या 6 है तो 2 डिवाइड हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो डिवाइड होगी उनकी रेसिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड करेगी, जिसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी उस पर ज्यादा वोल्टेज डिवाइड होगी, यानी कि उस पर ज्यादा वोल्टेज चली जाएगी, जिसका रेसिस्टेंस कम होगा उस पर कम वोल्टेज। तो डिवाइडेड का मतलब इक्वली नहीं है, वो डिफरेंट होगी, डिपेंड करेगी उसके रेसिस्टेंस की वैल्यू पर। ठीक है, तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद से मैं आगे सॉल्व करता हूं। देखिए अब मैं लिखूं लेट या द वोल्टेज ड्रॉप, देखिए वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टेंस R1 इज गिवन बाय, देखिए मैं वोल्टेज ड्रॉप इस रेसिस्टेंस R1 में कितना वोल्टेज होगा, तो ओम्स लॉ से देखिए, ओम्स लॉ क्या कहता है हमें, V इक्वल टू आई आर कहता है ना। पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए, ठीक है, यहां तक आप नोट कर लीजिएगा, यहां तक नोट कर आपने कर लिया होगा, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। ठीक, तो मैंने क्या कहा, देखिए यहां पर मैंने कहा आपसे वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टेंस R1 इज गिवन बाय, तो क्या हो जाएगा V1 इक्वल टू आई R1। अब ये कहां से आया थोड़ा मैं समझाता हूं आपको। देखो ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप V1 होगा, कितना होगा, इसमें जाने वाली करंट कितनी है, I है, इनटू इसका रेसिस्टेंस R1। ठीक, ऐसे आप मुझे बता सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टेंस R2 कितना हो जाएगा, V2, यानी कि इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, ओम्स लॉ से वेरी सिंपल, I इनटू इसमें जाने वाली करंट कितनी है, I ही है, करंट सेम है, इनटू इसका रेसिस्टेंस R2, तो V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, IR2। ऐसे ही वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टेंस एक और है ना R3, ये भाई साहब को भी तो नहीं छोड़ना पड़ेगा, V3, ये कहेंगे मैं भी क्यों छोड़ूं, जब तुम वोल्टेज ले रहे हो तो मैं भी वोल्टेज लूंगा भाई,
तो V3 इक्वल टू इसमें कितना हो जाएगा, इसमें जाने वाली करंट क्या है, ये भी I है, करंट सेम है, तो I इंटू इसका रेसिस्टेंस, तो हो जाएगा V3 इक्वल टू I इंटू R3। यहां तक आपको समझ में आ गया? बहुत इजी है। देखिए तीनों रेसिस्टेंस में मैंने वोल्टेज ड्रॉप निकाल लिया। पहले में क्या है, रेसिस्टेंस R1 में V1 इक्वल टू आई R1, कहां से आया, ओम्स लॉ से। V2 इक्वल टू आई R2, आई क्यों आ रहा है सब में, तो सीरीज में करंट सेम, बार बार कह रहा हूं, I इंटू R3 और V3 क्या हो गया, I इंटू R3। अब इन V1 V2 और V3 तीनों को अगर जोड़ोगे तो टोटल वोल्टेज क्या होगी, V होगी ना। एक ये भाई साहब ये भी तो बैठे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये वोल्टमीटर का काम क्या है, इन तीनों की वोल्टेज को नापना। तो तीनों का V1 V2 और V3 के बराबर ये अकेले नापेगा, तो टोटल V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, या बैटरी से जितना हमने दिया V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी जितनी बैटरी से आप वोल्टेज दोगे वही तो यहाँ डिवाइड हुई। अगर आपने 8 वोल्ट दिया तो 8 वोल्ट ही इन तीनों में गई होगी, हमें नहीं पता किसमें कितनी कितनी गई, वो किससे पता चलेगा, अगर हमें करंट पता है तो I इंटू R1 I R2 I R3 गई, लेकिन टोटल का सम कितना होगा, 80 तो होगा। तो यहाँ पर जो टोटल वोल्टेज होगी, देखिए टोटल वोल्टेज V, ये पूरे सर्किट की बात हो रही है, टोटल वोल्टेज ऑफ सर्किट, टोटल वोल्टेज ऑफ, ये मैंने सर्किट लिखा है, सर्किट, टोटल वोल्टेज ऑफ सर्किट, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, देखिए V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अब इसमें एक काम करिए, V1 V2 और V3 की वैल्यू रख दीजिए यहां से, तो क्या बन जाएगा, V इक्वल टू V1 IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। अब देखिए, अब चाहे तो आप इसको इक्वेशन 1 बना सकते हैं, इनको इक्वेशन 1 नहीं भी बनाए कोई दिक्कत नहीं है, और इसको इक्वेशन 4 बना दिया थोड़ी देर के लिए इक्वेशन। अब देखिए ये V कितना होगा, हम कर क्या रहे हैं, हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल रहे हैं। उसका मतलब क्या है, अभी तक हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, और आप कहेंगे सर आपने उसका तो डिस्कस ही नहीं किया। अब वही चीज मैं बताने जा रहा हूं। मैं कहूं कि भाई जो 3 रेसिस्टेंस लगाए हैं, अगर मैं इनकी जगह पर एक ही रेसिस्टेंस लगा दूं जो इन तीनों के बराबर वोल्टेज ड्रॉप ले, क्या कहा मैंने, भाई वोल्टेज तो टोटल V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, तो मैंने कहा यहां पर मैं एक ऐसा रेसिस्टेंस लगा दूं जिसमें जो टोटल वोल्टेज हो वो इन तीनों के सम के बराबर हो, तो उसको मतलब मैं क्या कहूंगा कि भाई तीनों का इक्विवेलेंट है। मान लीजिए, आप ऐसे मान लीजिए, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं जो मैं बच्चों को बहुत बार क्लास में देते आ रहा हूं। मान लीजिए आपके कोई पेरेंट्स, आपके लिए, बच्चों के लिए मैं कह रहा हूं कि कुछ मार्केट से कुछ मोमो लेकर के आए। मान लीजिए कि वो ले आए आपके 12 मोमो ले आए, तो भाई 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों को अगर किसी को देना है तो मान लीजिए ये छोटा है थोड़ा सा, तो इसने 3 ले लिए, एक ने 3 ले लिए, और इसने ले लिया आपके 4 ले लिए, और इसने कितने ले लिए 5, तो 3 4 7 और 5 कितना 12। तो जितने मोमो लाए थे पेरेंट्स, पिताजी मार्केट से, तो उतने ही बच्चों ने खा लिए 3 4 5। अब जैसे दूसरी केस में ये मान लो थोड़ी देर के लिए कि जितने मोमो खाने वाले थे 3 मिल करके, आप लोग अपने घर में बैठ के, आपके घर में आपका एक बहुत ही अच्छा ऐसा मित्र आ गया, उस समय ऐसा फ्रेंड आ गया कि वो जितने इन तीनों ने मिल करके खाने वाले थे ना, ये तीनों बच्चे या तीनों फ्रेंड, ठीक है, 3 फ्रेंड भी हो सकते हैं कोई भी आप, तो आपका कोई एक ऐसा फ्रेंड आ गया कि जो तुम तीनों मिलकर के खाने वाले थे 3 4 और 5, वो अकेले ही खा लेगा 12, ठीक, तो 12 के 12 एक साथ खा सकता। तो हम क्या कहेंगे कि वो जो है अकेला, वो इन तीनों के इक्विवेलेंट है, इन तीनों के बराबर काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है कि 12 मोमो खा रहा है जितने लाए थे बाहर से, ठीक है। तो यहां पर कैसे समझे, यहां पर हम कहेंगे तीनों के बराबर मैं ऐसा रेसिस्टेंस लगा लूं कि जितनी वोल्टेज मिल करके तीनों खा रहे थे, सपोज ड्रॉप कर रहे थे, उतना वो अकेले ही कर दे, तो उसको हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो मान लीजिए इन तीनों के ऊपर एक ही रेसिस्टेंस मैं लगा दूं R, तो उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा क्या हो जाएगा, कैपिटल V हो जाएगा, ठीक। तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखिए इसके बाद, लेट अस रिप्लेस कह दिया हमने the 3 resistances
R1 R2 and R3 by a single equivalent resistance R। मैंने क्या कहा कि मैंने तीनों को रिप्लेस कर दिया किससे, एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R से, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है मैंने आपके लिए अक्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो उस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर मान लीजिए तीनों की जगह पर एक ही रेसिस्टेंस R होगा तो उसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा भाई, उसमें करंट आई जाएगी, उसका टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R है, तो उस पर ओम्स लॉ से क्या हो जाएगा, V = I × R। तो हो जाएगा V = I R, जहां पर ये जो R है ये R कैसा है, इन R1 R2 R3, इन R1 R2 R3 का इक्विवेलेंट एक ही है। ठीक, तो यहां तक आप समझ गए। तो यहां तक आप इसके नोट्स लिख लीजिए। ठीक, तो पहले आपको ये लिखना है, उसके बाद आपको यहाँ जाना है। आप वीडियो को कंटिन्यूअस देखते रहिए, तभी आपको समझ में आएगा नोट्स कैसे लिखने हैं। कोई बच्चा अगर डायरेक्ट नोट्स लिखने की कोशिश करेगा तो वो पहले ये लिखेगा और उसके बाद ये लिख देगा, वो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको पहले कंप्लीट समझना है, फिर नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो इसको मैं अब रफ कर दे रहा हूँ। तो आगे देखते हैं आगे की कहानी क्या है। देखिए, तो अब इस V = IR, इस वैल्यू को इक्वेशन 4 में रख दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या बनेगा, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 4 V = क्या है, IR1 + IR2 + IR3। तो हमने इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस माना, तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या है, I × R, जहां पर R क्या है, इक्विवेलेंट है, बार बार कह रहा हूं, R1 R2 R3। तो V = IR, और यहां से भाई साहब I कॉमन ले लीजिए, हम I कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, R1 + R2 + R3, I से I कैंसिल, तो R = R1 + R2 + R3। ये R को ही कहते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज, इक्विवेलेंट या सीरीज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो 3 रेसिस्टेंस हमने लिए थे, इतना ओम हो जाएगा भाई। ठीक, तो अगर हम 3 रेसिस्टेंस को अगर सीरीज में अगर हम कभी भी कनेक्ट करें तो उनका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो कितना होता है, उन तीनों का डायरेक्ट सम हो जाता है। ये हमारे पास फॉर्मूला आया, R = R1 + R2 + R3। अगर 2 रेसिस्टेंस होते, इसको R या फिर आप इसको R इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं, EQ = R1 + R2 + R3। ध्यान दीजिएगा ये सीरीज के लिए है। अगर 2 रेसिस्टेंस को अगर हम कनेक्ट करें तो 2 रेसिस्टेंस के लिए तो R इक्विवेलेंट क्या होता, R1 + R2। 3 रेसिस्टेंस के लिए R1 + R2 + R3, 4 के लिए R1 + R2 + R3 + R4, n है, सपोज n रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर n है तो R1 + R2 + R3 so on up to Rn हो जाएगा ना, ये n रेसिस्टेंस के लिए। तो आपको सिंपल यहां तक करने की जरूरत है, या आप अलग से अपने लिए नोट कर सकते हैं फॉर 2 रेसिस्टेंस और ये फॉर n रेसिस्टेंस। तो आप इसका यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो आपको यहां पर एक चीज समझ में बात आई होगी कि भाई जो मैंने बताया आपको सीरीज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ 3 रेसिस्टेंसेस, अगर 3 रेसिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया जाए तो R1 + R2 + R3 यानी कि 4 तो R4 तक हो जाएगा, यानी कि डायरेक्ट रेसिस्टेंस ऐड हो जाता है। अब यहाँ पर एक प्लीज एक ध्यान दीजिएगा, लास्ट में जो सीरीज में रेसिस्टेंस अगर हम करेंगे तो जो इक्विवेलेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, तीनों को ऐड करने के बाद आ रहा है ना, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमेशा इन तीनों की वैल्यू जो इंडिविजुअल वैल्यू होगी उससे सबसे ज्यादा होगा। मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ा सा एग्जांपल से लास्ट मेरी एक बात समझिएगा। यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं, मान लीजिए मैंने एक 2 ओम और एक 4 ओम को सीरीज में कनेक्ट किया, और एक और ले रहा हूं, अगर ये आपको विजिबल है या नहीं है, मैं थोड़ा कैमरे से देख लेता हूं, है ठीक। तो 1 ओम 2 ओम 4 ओम ये 3 रेसिस्टेंस लिए, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 + R1 + R2 + R3 होता है, 1 + 2 + 4, तो इक्विवेलेंट कितना हो गया, 2 1 3 और 4 7 ओम आंसर। तो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है ना सीरीज में,
वो 7 है, वो इन तीनों की इंडिविजुअल वैल्यू 1 2 4, इन तीनों की इंडिविजुअल वैल्यू से हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप कभी भी जब सीरीज के न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें आप जब सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो आपको क्या आएगा, हमेशा ग्रेटर रिजल्ट मिलेंगे इन तीनों की इंडिविजुअल वैल्यू। और ऐसे सीरीज में ऐड करके हम रेसिस्टेंसेस की मैक्सिमम वैल्यू को ऑब्टेन करते हैं। हमारे एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन है कि आप रेसिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो कब मैक्सिमम होगा, वो तब मैक्सिमम, यानी कि रेसिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करें कि मैक्सिमम रेसिस्टेंस मिल जाए। तो मैक्सिमम रेसिस्टेंस के लिए हमेशा हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ठीक, न्यूमेरिकल पोर्शन हम आगे करते रहेंगे बहुत सारे, और उससे और ज़्यादा अपने कंसेप्ट क्लियर करते रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल या पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो आप इसको ध्यान से समझिए, इसके नोट्स बनाइए, कंसेप्ट बनाइए और पढ़ते रहिए। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप इसके लिए लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच।